नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेनामी संपत्ति कानून पर अमल जल्द। प्रधानमंत्री ने बदलते नोटबंदी नियमों का किया बचाव। विपक्ष ने नकदी संकट पर उठाए सवाल। शेयर से मुनाफे पर टैक्स वसूलने की कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री के बयान पर वित्त मंत्री की सफाई। कहा, मीडिया ने की भाषण की गलत व्याख्या। पाकिस्तान ने रिहा किए 220 भारतीय मछुआरे। सरहद पर तनाव के बीच सद्भावना पहल। 5 जनवरी को 219 और मछुआरों को रिहा करने का ऐलान। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर। हिमाचल, उत्तराखंड में पहली बर्फबारी। यूपी में घने कोहरे से हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। रूस में राष्ट्रीय शोक आज। सभी 92 लोगों की मौत पर भारत ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए नियमों में राजनीतिक दलों को कोई छूट नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री ने बार बार नियम बदलने का बचाव भी किया और कहा कि ये फैसले लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए लिए गए हैं। क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत क्रिसमस की बधाई के साथ की। नोटबंदी के फैसले को उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहला कदम बताया और जीत तक जंग जारी रखने की बात कही। साथ ही बेनामी संपत्ति के मालिकों को चेतावनी भी दी। बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों को छूट के बारे में अफवाह फैलाने वालों को गलत बताया और कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो व्यक्ति हो या राजनीतिक दल। उन्होंने विमुद्रीकरण के नियमों को बार बार बदलने का बचाव भी किया। हर पल सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के कारण जनता जनार्दन की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नियम बदलने पड़ते हैं बदलती है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। प्रधानमंत्री ने माना कि नोटबंदी से नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई बताया। उन्होंने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रविवार से शुरू हुई 2 योजनाओं का जिक्र किया और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। 2017 के वर्ष के लिए मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मन की बात में प्रधानमंत्री के आरोपों को विपक्ष ने झूठ करार दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि काले धन से लड़ाई में सब साथ हैं, लेकिन सरकार को लोगों की दिक्कतें दूर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने नोटबंदी से होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। पार्टी ने कहा कि अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है और सरकार के पास दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है। क्या जाहिर होता कि आपकी तैयारी नहीं थी, इसीलिए जो दिक्कतें अब आ रही है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धक्का देश के जनता को हुआ है, क्योंकि देश की जनता आज त्रस्त है। लाइन में खड़े खड़े मर रहे हैं, लाइन में खड़े खड़े वो बीमार हो रहे हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो मोदी ही है। जेडीयू और आरजेडी ने कहा कि सबसे बड़ा संकट नकदी का है। जब तक बाजार में नकदी नहीं आएगी, समस्या हल होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा संकट है जो करेंसी है, वो अभी तक जो है वो 8 लाख के करीब हुई है। तो करेंसी जब कम है तो ये लाइन कम नहीं होगी, दिक्कत कम नहीं होगी।
और यही पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बहस चली हुई है। इस पर अपोजिशन एक होकर के उठाते रहा। कौन नहीं चाहता है कि मुल्क से काला धन खत्म हो, लेकिन क्या आप इस तरह की चीजों से आप काले धन से लड़ रहे हैं? काले धन वाले बहुत मस्त होकर घूम रहे हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द भी खड़े हुए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारा देश टूट चुका है, अर्थव्यवस्था छत बिछत हो चुकी है। डीएमके ने कहा कि नोटबंदी को बिना तैयारी के लागू किया गया और इसका नतीजा सबके सामने है। Corrupt people have fresh money, new money, but ordinary people are standing in the queues. How can he say that it is a victory? Which means he may think anything, but he is very poor in planning. An administration needs planning and then execution. सीपीएम ने आरोप लगाया कि नोटबंदी को 50 दिन पूरे होने के करीब हैं, लेकिन इसके उद्देश्य पूरे करने में सरकार नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रविवार से लकी ग्राहक और डिजी धन योजना शुरू हुई। योजना में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को नकद इनाम दिया जाएगा। इस योजना के विजेताओं के नामों का पहला लकी ड्रॉ निकाला गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को लकी ग्राहक योजना और डिजी धन योजना का पहला लकी ड्रॉ निकाला गया। पहली योजना ग्राहकों और दूसरी योजना व्यापारियों के लिए है। योजना में 50 रुपए से 3,000 रुपए तक के पेमेंट को शामिल किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डिजिटल भुगतान से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ईमानदारी के साथ सारा हिंदुस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाए, जिसको कि मैं कैश इकोनॉमी की जो बुराइयां होती हैं वो ना रहे, तो क्या ये घाटा होगा? क्या भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं आएगा? लकी ग्राहक योजना के तहत हर दिन 15,000 विजेताओं का चयन होगा। हर विजेता को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। योजना 14 अप्रैल 2017 तक चलेगी। इस दिन 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख के 3 मेगा अवार्ड का ऐलान होगा। योजना का बजट 340 करोड़ रुपए है। देश का आम आदमी ईमानदार होता है, कुछ लोग भ्रष्टाचार और काले धन से देश को कमजोर करते हैं। तो ये ईमानदार भारत को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग देश में घूम रहे हैं, इसे बता रहे हैं। इस योजना में वही लोग शामिल हो पाएंगे जो रुपे कार्ड, आधार, यूएसएसडी कोड और यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने मीडिया में आई इस तरह की खबरों को गलत बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि शनिवार को मुंबई में प्रधानमंत्री के भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया है। वित्त मंत्री जिस बयान की चर्चा कर रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लोग फाइनेंशियल मार्केट से फायदा उठाते हैं उन्हें टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण के काम में अपना योगदान देना चाहिए। विभिन्न जरियों से जो लोग मार्केट से पैसा कमाते हैं उनसे मिलने वाली टैक्स की रकम कम रही है। प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, न इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। और इसलिए जो मीडिया के एक वर्ग में इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन दी गई है, सरकार की ओर से मैं पूर्ण रूप से उसका खंडन करना चाहूंगा। नोटबंदी के बाद माओवादियों की ओर से बैंकों में करीब 100 करोड़ रुपए जमा करने का अंदेशा है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के प्रमुख डीएम अवस्थी के मुताबिक ऐसे 18 मामलों की जांच में करीब 3 करोड़ 13 लाख 83 हजार रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस को लगता है कि ये रकम माओवादियों की है। इसके अलावा खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद कई खातों की जांच जारी है। नक्सल पीड़ित इलाकों के पुलिस प्रमुखों और कलेक्टर को पत्र लिखकर इन मामलों की जांच करने के लिए कहा गया है। छानबीन पूरी नहीं हो पाई है, वो उसमें समय लगेगा, लेकिन एक अंदाजा ऐसा लगता है कि ये रकम करीब 100 करोड़ के आसपास हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे खाते हैं ऐसे और उनमें काफी रकम जमा हुई है। माओवादियों का पैसा है और लोगों ने जमा कराया है, तो कानूनन तो वो जुर्मकार हैं और उन पे कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी और जो पैसे जमा है वो जब्त होंगे। समाजवादी पार्टी में बाहरी तौर पर सब कुछ भले ही ठीक लग रहा हो, लेकिन अंदर खाने शायद ऐसा नहीं है।
एक तरफ शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को अपनी तरफ से तैयार की गई सूची सौंप दी है, जबकि पार्टी की तरफ से कई उम्मीदवारों का नाम तय किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। एएनआई के मुताबिक इस दौरान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई। खबरों के मुताबिक लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए साफ संदेश दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि टिकट का बंटवारा सिर्फ जीत के आधार पर ही होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। उधर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार में विवादों में रहे गायत्री प्रजापति को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। रविवार शाम अखिलेश यादव की लिस्ट सौंपने के साथ ही प्रजापति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल गायत्री प्रजापति के पास परिवहन मंत्री का जिम्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ माएँ आती हैं जो बोलते हैं कि हमारा बेटा, आप जो कर रहे थे नाटक में, हमारा बेटा बिल्कुल ऐसे ही करता है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? यूसुफ कासमी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज की कुरीतियां उजागर करने वाला एक प्रमुख नाम। बच्चा 17-18 साल की उम्र में कॉलेज में जाता है और ये पान मसाले के चक्कर में पड़ जाता है। 23-24 साल 25 साल जब वो बच्चा मोहल्ले का होगा, वालिदैन का होगा, सोसाइटी का हिस्सा बनेगा, देश के लिए कुछ करेगा, तब तक तो बाप को मालूम पड़ता है कि उसको ओरल कैंसर हो गया। तो हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ कासमी, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे तेरे रंग में जो रंगा है मेरा मन। ही नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे अकेला चलो। पहली बार जब हमसे मिले तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उससे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। केरल के सबरीमाला मंदिर में कल मची भगदड़ में 21 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर है। घायलों को पंबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों का कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि रविवार शाम को मंदिर में प्रवेश की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हर साल इन दिनों लाखों की तादाद में श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए सबरीमाला पहुंचते हैं। इससे पहले 2011 में भी सबरीमाला में भगदड़ हुई थी, जिसमें 106 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने एयर एशिया इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी से पूछताछ की है। सीएफओ अंकुर खन्ना को ईडी ने विदेशी मुद्रा के लेन देन के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में बीते हफ्ते तलब किया था। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से निष्कासित साइरस मिस्त्री ने सिंगापुर और भारत की इकाइयों के बीच अवैध तरीके से 22 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप लगाया था, जिसका संबंध इस एयरलाइन से था। साइरस मिस्त्री ने दावा किया था कि जिन इकाइयों के बीच लेन देन हुआ, असल में उनका वजूद ही नहीं था।
ये कार्रवाई फेमा यानी विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई। ईडी ने एयरलाइंस के अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था। प्रवर्तन निदेशालय सिंगापुर की एक कंपनी को किए गए 12 करोड़ रुपए के एक और भुगतान की भी जांच कर रहा है। देश में विकसित सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का चौथा परीक्षण आज किया जाएगा। 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को भेदने में माहिर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से आज परीक्षण किया जाना है। पीटीआई के मुताबिक सतह से सतह तक मार करने वाली इस मिसाइल का कंस्तर तकनीक से परीक्षण किया जाएगा ताकि इसे कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट करके छोड़ा जा सके। पिछले 4.5 साल के दौरान अग्नि 5 का ये चौथा परीक्षण है। इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 और दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को किया जाएगा। अग्नि मिसाइल का तीसरा परीक्षण कंस्तर तकनीक से 31 जनवरी 2015 को व्हीलर द्वीप से ही किया गया था। ये मिसाइल करीब 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और इसका वजन करीब 50 टन है। पाकिस्तान ने रविवार को 220 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। ये मछुआरे कराची की एक जेल में बंद थे। 5 जनवरी को भी 219 भारतीय मछुआरे और रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान में कराची की मालीर जेल से छूटे ये मछुआरे वतन वापसी की तैयारी में हैं। पाकिस्तान ने मानवता के आधार पर इन मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया। इन पर पाकिस्तान की जल सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का आरोप था। मैं 14 महीने तक यहाँ रहा। 14 महीने के बाद मैं इधर से जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने घर जाऊँगा, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे सबसे मिलूँगा जाके। हम पर कोई जुल्म नहीं होता। आप भी हमारी तरह जो हमें रखते हैं उसी तरह उन लोगों को भी कोई जुल्म ना करो और उन्हें भी जल्दी रिहा करो। कराची से पहले इन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर से फिर इनका आगे का सफ़र शुरू हुआ। पाकिस्तानी जेलों में 500 से अधिक मछुआरे बंद हैं और जल्द ही 219 और मछुआरों को रिहा किया जाएगा। हमारे पास टोटल 518 इंडियन फिशरमैन हैं। उसमें से 220 इंडियन फिशरमैन आज रिलीज़ हो रहे हैं जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान और की गवर्नमेंट की जानिब से, और 219 इंडियन फिशरमैन दूसरे फेज़ में 5 तारीख को 5 जनवरी 2017 को यहाँ से रिलीज़ किए जाएंगे। मछुआरों की रिहाई का फैसला ऐसे वक्त हुआ है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। हर साल दोनों देश मछुआरों को गिरफ्तार करते हैं और महीनों जेल में रहने के बाद इनकी रिहाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नॉर्वे में भारतीय मूल की महिला गुरविंदरजीत कौर ने अपने बच्चे को वापस पाने के लिए भारतीय दूतावास से मदद मांगी है। कुछ दिन पहले नॉर्वे के अधिकारी बच्चे से दुर्व्यवहार के आरोप में उसे अपने साथ ले गए थे। गुरविंदरजीत का आरोप है कि अधिकारियों ने मामूली से शिकायत पर उन्हें उनके 5 साल के बच्चे से दूर कर दिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में आगे की रणनीति बनाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इस मामले में पूरी मदद का भरोसा दे चुकी हैं। 2011 के बाद ये ऐसा तीसरा मामला है जब नॉर्वे में अधिकारियों ने दुर्व्यवहार के आरोप में भारतीय मूल के अभिभावकों से उनके बच्चों को दूर कर दिया है। 2011 में ऐसे ही एक मामले को तत्कालीन यूपीए सरकार ने नॉर्वे के अधिकारियों के सामने उठाया था। बाद में स्थानीय अदालत ने बच्चों को उसके अभिभावकों से मिला दिया था। वहीं 2012 में एक भारतीय दंपति को बच्चों से खराब व्यवहार के लिए जेल की सजा दी गई थी। सीरिया जा रहा रूसी सेना का विमान रविवार को काले सागर में हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हादसे की हर तरह से जांच की बात कही है और एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। रूसी सेना का विमान TU-154 रविवार सुबह सोची हवाई अड्डे से उड़ान भरने की कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया। खोजबीन करने पर लापता विमान का मलबा काला सागर में मिला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमान में 92 लोग सवार थे। इनमें सैनिक और सैन्य म्यूजिक बैंड के साथ 9 पत्रकार भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем сегодня утром. विमान सीरिया के शहर लाद किया जा रहा था। इसमें सवार लोग रूसी सेना के जवानों के नए साल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
इजरायल और अमेरिका के बीच संयुक्त राष्ट्र से पारित अवैध बस्ती प्रस्ताव को लेकर तल्खी नजर आ रही है। ताजा घटनाक्रम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत डेन शापरो को तलब किया है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें इजरायल से वेस्ट बैंक और यरूशलेम में अवैध बस्तियां हटाने के लिए कहा गया था। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया था और न ही इसे वीटो किया था। इससे पहले नेतन्याहू ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों के राजदूतों को भी तलब किया था। इजरायल ने इस कदम को शर्मनाक बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों की समीक्षा करने की बात कही थी। 1979 के बाद इजरायल के खिलाफ ये इस तरह का पहला प्रस्ताव है। चिली में रविवार रात भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। खतरे की आशंका को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। भूकंप का केंद्र दक्षिणी चिली के चिलोई द्वीप में था जो राजधानी सेंटियागो भूकंप अधिकेंद्र से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप के बाद इमारतों और सड़कों को खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। अब बायोगैस बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है और इस तकनीक का नाम ब्रिकेटिंग है। बायोमास को संघटित करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है। इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। और खासकर ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा का जो स्रोत सबसे प्रचलित स्रोतों में एक है वो है बायोमास, जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से तैयार होता है। लेकिन बायोमास के साथ जुड़ा है भारी मात्रा में धुआं, कार्बन और प्रदूषण। लिहाजा पर्यावरण के लिहाज से बायोमास को ऊर्जा स्रोत के रूप में सही नहीं माना जाता। लेकिन अब एक ऐसी तकनीकी विकसित की गई है जिसमें बायोमास से उत्पन्न बायोगैस बेहद कम प्रदूषण उत्सर्जित करता है। नई तकनीकी को ब्रिकेटिंग या पैलेटाइजिंग कहते हैं, जो बायोमास को संघनित कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है। लकड़ी, कोयला और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसका ये विकल्प है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इकोनॉमी में, और जहाँ पे भी एनर्जी या ताप ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जो बायोमास, जो हमें फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमास, जो डिफरेंट उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें मिलते हैं जो फील्ड के अंदर, कुछ स्ट्रॉ की फॉर्म में, कुछ डस्ट की फॉर्म में, तो उन सबको हम इस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके हम इससे एक स्टैंडर्ड फ्यूल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कृषि अवशेषों में मौजूद लिग्निन को प्लास्टिसाइज किया जाता है। बायोमास को उच्च दबाव और तापमान पर यांत्रिक रूप से संघनित किया जाता है और बायोमास को वांछित आकार और लंबाई चौड़ाई दी जाती है। इस प्रक्रिया में प्रति मीटर क्यूब 150 से 200 किलो की सामग्री संघनित होकर 900 से 1300 किलो प्रति क्यूबिक मीटर हो जाती है। प्रक्रिया के दौरान ये पूरी तरह जलते हैं और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। लिहाजा पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचता है और ग्लोबल वार्मिंग में कम योगदान होता है। स्पष्ट है कि जंगल और कृषि अवशेषों की ब्रिकेटिंग और पैलेटाइजिंग का सही प्रबंधन किया जाए तो ये ऊर्जा उत्पादन का विशाल उद्योग बन सकते हैं, जिनसे रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे और भारी मात्रा में टिकाऊ ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब बात मौसम की करते हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रविवार से कड़ाके की ठंड जारी है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला, धर्मशाला और कुफरी की, जहां रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में रविवार को तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के लेह में तापमान 0 से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि करगिल में 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
मैदानी इलाकों की बात करें तो हरियाणा का नारनौल सबसे ज़्यादा ठंडा रहा और यहाँ तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। कोहरे की वजह से यातायात पर भी फर्क पड़ा। रविवार को करीब 8 अंतर्राष्ट्रीय 7 घरेलू उड़ानों में देरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बंगाल के मध्यक्रम के बल्लेबाज पंकज शॉ ने रविवार को बंगाल क्रिकेट संघ के 3 दिवसीय प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 413 रन की नाबाद पारी खेली। बारिशा स्पोर्टिंग का प्रतिनिधित्व कर रहे 28 साल के पंकज ने अपनी पारी में 44 चौके और 23 छक्के मारे हैं। वो 3 दिवसीय कैब लीग में 400 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। शॉ के नाबाद 413 रनों की बदौलत बारिशा स्पोर्टिंग ने 115 ओवर में 8 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की। इससे पहले दक्षिण कालीकट संसद ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। और आइए अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेनामी संपत्ति कानून पर अमल जल्द, प्रधानमंत्री ने बदलते नोटबंदी नियमों का किया बचाव, विपक्ष ने नकदी संकट पर उठाए सवाल। शेयर से मुनाफे पर टैक्स वसूलने की कोई योजना नहीं, प्रधानमंत्री के बयान पर वित्त मंत्री की सफाई, कहा मीडिया ने की भाषण की गलत व्याख्या। पाकिस्तान ने रिहा किए 220 भारतीय मछुआरे, सरहद पर तनाव के बीच सद्भावना पहल, 5 जनवरी को 219 और मछुआरों को रिहा करने का ऐलान। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर, हिमाचल उत्तराखंड में पहली बर्फबारी, यूपी में घने कोहरे से हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य विमान हादसे की जांच के दिए आदेश, राष्ट्रीय शोक आज, सभी 92 लोगों की मौत पर भारत ने भी जताया दुख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।